जरा रुकिए। अभी जो आप कर रहे हैं, स्क्रीन स्क्रॉल करना, रील्स देखना, स्टोरीज चेक करना, एक सेकंड के लिए बस रुक जाइए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी पुरानी जीन्स की वो जेब जहां धागे उखड़ गए हैं, वो जेब उस नई जीन्स से ज्यादा प्यारी लगती है? कि वो पुराना मिट्टी का कुल्हड़ जिसमें एक तरफ से थोड़ी सी दरार है, उसमें चाय पीने का मजा किसी क्रिस्टल ग्लास में नहीं आता? कि माँ की रसोई की वो दीवार जिस पर हल्दी के पुराने धब्बे हैं, उसे देखकर जो सुकून मिलता है वो किसी 5 स्टार होटल के किचन को देखकर नहीं मिलता। ये जो फीलिंग है, ये जो अजीब सा खिंचाव है टूटी हुई पुरानी अधूरी चीजों की तरफ, इसका एक नाम है, और वो नाम है वाबी साबी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपसे कहती है परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो परफेक्ट है वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो वो है जो इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, और फिर भी बेइंतहा खूबसूरत है। ये है बुक स्मेल, और आज की कहानी आपको परमानेंटली बदल देगी। एक बात बताइए, आखिरी बार आपने कब अपनी जिंदगी से ऑनेस्टली खुश होकर कहा था, हाँ यही काफी है? याद है? शायद नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को अपग्रेड करना है, हर रिश्ते को बेटर बनाना है, हर मोमेंट को इंस्टाग्राम वर्दी होना चाहिए, हर सुबह प्रोडक्टिव होनी चाहिए, हर शाम मीनिंगफुल, हर वीकेंड एडवेंचर, हर बर्थडे मेमोरेबल, हर तस्वीर परफेक्ट। और इस परफेक्ट की दौड़ में हम इतने थक जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि थकान भी जिंदगी का हिस्सा है। वाबी साबी की किताब जो लिखी है बेथ कैम्पटन ने, शुरू होती है एक बेहद सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल ऑब्जर्वेशन से। वो कहती हैं, हम सब किसी न किसी तरह से टूटे हुए हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बेथ एक ब्रिटिश राइटर हैं, जापान से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जापानी भाषा, कल्चर और फिलॉसफी को सालों तक स्टडी किया, और जब उन्होंने वाबी साबी को समझा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि एक जीने के तरीके की तरह, तो उन्हें एहसास हुआ कि यही वो फिलॉसफी है जो मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े दर्द का जवाब है। वो दर्द है परफेक्शनिज्म का बोझ। वाबी साबी है क्या चीज? आइए पहले समझते हैं कि ये दो शब्द आए कहां से। जापानी भाषा में वाबी का मतलब है वो सुंदरता जो सिंप्लिसिटी में है, वो फीलिंग जो एकांत में मिलती है, एक ऐसी कंटेंटमेंट जो बाहर की चमक दमक से नहीं बल्कि अंदर की शांति से आती है। पुराने जमाने में वाबी का मतलब था गरीबी, अकेलापन, कमजोरी, लेकिन धीरे धीरे जापानी फिलोसोफर्स ने इसे रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा, जो सादा है, जो हम्बल है, जो नेचुरल है, वही असल में आजाद है। साबी का मतलब है वो खूबसूरती जो वक्त के साथ आती है। जब कोई चीज पुरानी होती है, जब उस पर वक्त के निशान पड़ते हैं, जब उसमें वेयर और टियर दिखता है, तब एक अजीब सी एलिगेंस आती है उसमें। एक एंटीक की दुकान में वो पुरानी घड़ी जिसके डायल पर क्रैक्स हैं, उसमें जो बात है वो किसी नई शाइनी घड़ी में नहीं होती, वो साबी है। तो वाबी साबी मिलकर बनती है एक फिलॉसफी, अपूर्णता, अस्थायित्व और अधूरेपन की सुंदरता। बेथ कैम्पटन इसे बहुत पोइट्री के साथ एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं, वाबी साबी वो है जो आपको तब फील होता है जब आप किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं और देखते हैं कि पत्थर घिसा हुआ है, मॉस उगाई है, लेकिन वो जगह जिंदा है, ब्रीदिंग है, परफेक्ट नहीं है लेकिन रियल है। और रियल होना, असली होना, परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल है। बेथ ने इस पूरी फिलॉसफी को 3 फंडामेंटल ट्रुथ्स पर खड़ा किया है, और ये तीनों ट्रुथ्स इतनी सीधी हैं कि पहली बार सुनने में लगता है, अरे ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन जब आप इन्हें अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, तब रियलाइज होता है कि जानना और मानना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पहला सच, नथिंग लास्ट्स। कुछ भी परमानेंट नहीं। एक पल के लिए सोचिए, वो खुशी जो आपने किसी बर्थडे पर फील की थी, वो अब है? वो दर्द जो किसी ब्रेकअप में हुआ था,
क्या वो आज भी उतना ही इंटेंस है? वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे 5 साल पहले थे? नहीं, क्योंकि कुछ भी रुकता नहीं, कुछ भी वैसा नहीं रहता। और यही सच हमें सबसे ज्यादा डराता है। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे, जो खुशी है वो फिक्स हो जाए, जो रिश्ता प्यारा है वो बदले नहीं। लेकिन वाबी साबी कहती है, इस डर को छोड़ दो। बदलना ही नेचर है, बदलना ही लाइफ है। जो बदल नहीं सकता वो एक्चुअली जिंदा नहीं है। एक पत्ता जो पेड़ से गिरता है वो मर नहीं जाता, वो ट्रांसफॉर्म होता है, मिट्टी बनता है, नई जिंदगी को खाद देता है। यही साइकिल है, यही ब्यूटी है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मोमेंट भी गुजर जाएगा, तो हम उस मोमेंट को और ज्यादा कंप्लीटली जीते हैं, क्योंकि हम उसे होल्ड करने की कोशिश में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन सोचिए, क्या आपकी ग्रोथ कभी कंप्लीट हो जाती है? क्या आपका लर्निंग कभी बंद हो जाता है? क्या आपका कोई भी रिश्ता कभी परफेक्ट स्टेज पर पहुंच जाता है जहां बस कुछ करना नहीं पड़ता? नहीं। और यही सबसे ब्यूटीफुल बात है। जापान में एक ट्रेडिशनल आर्ट है किंसुगी। इसमें जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे गोल्ड से जोड़ते हैं। टूटी हुई जगहों को छुपाते नहीं, उन्हें हाईलाइट करते हैं, क्योंकि किंसुगी की फिलॉसफी यही है कि टूटना कमजोरी नहीं, एक हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री, वो स्कार्स उस बर्तन को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। यही वाबी साबी की दूसरी सच्चाई है। आप इनकम्प्लीट हैं और ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पहचान है। तीसरा सच, नथिंग इज परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और यहां वाबी साबी का असली रेवोल्यूशन शुरू होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हमें हर दिन बताती है, परफेक्ट हो जाओ। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट होम, परफेक्ट लाइफ। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो रियलिटी नहीं, एक केयरफुली क्यूरेटेड इल्यूजन है। लेकिन हम उस इल्यूजन को रियल मान लेते हैं, और फिर हम अपनी रियल जिंदगी की तुलना उस इल्यूजन से करते हैं, और नेचुरली हम हमेशा कम पड़ते हैं। वाबी साबी कहती है, स्टॉप, रुको। परफेक्ट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, परफेक्ट एक ट्रैप है। जो चीज़ परफेक्ट दिखती है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होता। जो चीज़ इम्परफेक्ट है, जिसमें आपके हैंडमेड होने के निशान हैं, वो आपकी है, जेन्युइनली आपकी। बेथ कैम्पटन की ये किताब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। बेथ एक सक्सेसफुल राइटर, एंटरप्रेन्योर और मदर है। उनके पास करियर था, फैमिली था, अचीवमेंट्स थीं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से वो एग्जॉस्टेड थीं, बर्नड आउट थीं। एक ऐसी रैट रेस में फंसी हुई थीं जिसका कोई एंड नजर नहीं आता था। और फिर एक दिन उन्हें जापान की याद आई। बेथ ने जापान में काफ़ी वक्त बिताया था, जापानीज लैंग्वेज सीखी थी, जापानीज कल्चर को ऑब्जर्व किया था, और वहाँ उन्होंने नोटिस किया था कि जापानी लोगों का एक अजीब सा लेकिन बेहद सुंदर रिलेशनशिप होता है टाइम के साथ, नेचर के साथ और इम्परफेक्शन के साथ। वो लोग पुराने मंदिरों को प्रिजर्व करते हैं, परफेक्ट रिस्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एजिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। वो लोग हैंडमेड पॉटरी को मशीन मेड से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि हैंडमेड में ह्यूमन टच है, इरेगुलरिटी है और इसीलिए सोल है। वो लोग चेरी ब्लॉसम्स को इसलिए पैशनेट होकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो बस कुछ दिनों के लिए खिलते हैं और फिर चले जाते हैं। उस फ्लिटिंग ब्यूटी में ही उसकी वैल्यू है। बेथ ने डिसाइड किया इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारना है, और जब उन्होंने उतारा तो उनकी जिंदगी बदली। परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ने पर पहले तो डर लगा, फिर एक अजीब सी लाइटनेस आई, और फिर रियल पीस। वो पीस जो अचीवमेंट से नहीं आती, जो अप्रूवल से नहीं आती, जो सिंपली बीइंग से आती है। बेथ की किताब में कुछ जापानी कॉन्सेप्ट्स हैं जो वाबी साबी को और गहराई से समझाते हैं। आइए इनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपकी सोच को जेन्युइनली शिफ्ट कर सकते हैं। माँ, स्पेस का जादू। जापानी आर्किटेक्चर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे माँ कहते हैं। इसका मतलब है वो खाली जगह जो दो चीजों के बीच होती है, एक चुप्पी,
एक पॉज, एक गैप। वेस्टर्न थिंकिंग में हम हर गैप को भरना चाहते हैं। कैलेंडर में खाली स्लॉट है तो मीटिंग शेड्यूल करो, कॉन्वर्सेशन में साइलेंस है तो कुछ बोलो, वॉल खाली है तो कुछ हैंग करो। लेकिन माँ फिलॉसफी कहती है वो खाली जगह ही असल में वैल्यू क्रिएट करती है। एक पोएम की शक्ति उसके वर्ड्स में नहीं, उसके वर्ड्स के बीच की साइलेंसेस में होती है। एक संगीत की ब्यूटी उसके नोट्स में नहीं, उन नोट्स के बीच के रुकने में होती है। एक रिश्ते की गहराई उसकी बातों में नहीं, उन मोमेंट्स में होती है जब बिना बोले भी सब कुछ समझ में आ जाता है। अपनी जिंदगी में थोड़ा माँ बनाइए, थोड़ा खालीपन, थोड़ी चुप्पी, थोड़ा रेस्ट। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। मोनो नो अवेयर, चीजों की क्षणभंगुरता का एहसास। ये एक जापानी फ्रेज है जिसका रफली मतलब है थिंग्स की पैथोज या द बिट्सवेटर अवेयरनेस ऑफ इम्पर्मिनेंस। जब आप कोई खूबसूरत सनसेट देखते हैं और आपके मन में एक साथ खुशी और उदासी दोनों होती है, वो मोनो नो अवेयर है। खुशी इसलिए कि वो मोमेंट इतना ब्यूटीफुल है, उदासी इसलिए कि वो मोमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन वाबी साबी और जापानीज फिलॉसफी कहती है ये दोनों फीलिंग्स साथ साथ होना हेल्दी है। ये इमोशनल रिचनेस है, ये डेप्थ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है कोई उदासी नहीं, लेकिन असल हैप्पीनेस वो है जहां आप उदासी को भी साथ रख सकते हो और फिर भी ग्रेटफुल हो सकते हो। जब आप अपनी माँ का बूढ़ा होता हुआ चेहरा देखते हैं और उसमें आपको उनकी सारी जिंदगी नजर आती है, वो मोनो नो अवेयर है। जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और आप उसे जाते हुए देखते हैं, खुश भी हो और थोड़े रोते भी हो, वो मोनो नो अवेयर है। जब कोई पुरानी किताब जो बचपन में पढ़ी थी उसे हाथ में उठाते हो और उसकी पुरानी स्मेल से सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, वो मोनो नो अवेयर है। ये एक गिफ्ट है, इसे फील करने दीजिए। बेथ की किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा यही है। वो बताती हैं कि वाबी साबी को देखना एक स्किल है और ये स्किल आप डेवलप कर सकते हो। एक मिसमैच टी कप जिसमें आपकी दादी आपको चाय देती थी, उसे प्रिजर्व करो। उसकी इम्परफेक्शंस उसकी स्टोरी है। घर में एक ऐसी जगह बनाओ जहां परफेक्ट ऑर्गेनाइज नहीं है, जहां नेचुरली चीजें रखी हैं। उस स्पेस को ब्रीथ करने दो। अपने फेस पर जो फाइन लाइंस आ रही हैं, उन्हें देखो। ये तुम्हारे हंसने के, रोने के, सोचने के निशान हैं। इन्हें इरेज करने की कोशिश करने की बजाय इन्हें रिकॉग्नाइज करो। अपने गार्डन में अगर कुछ वाइल्ड हो जाए, एक तरफ थोड़ी ग्रास पड़ जाए, एक वाइल्ड फ्लावर अपनी मर्जी से उगाए, उसे रहने दो। वो इम्परफेक्ट परफेक्शन है। यहां बेथ एक बहुत जरूरी बात करती हैं। वो कहती हैं परफेक्शनिज्म को हम अक्सर एक पॉजिटिव ट्रेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैं परफेक्शनिस्ट हूं, ये बात हम इंटरव्यू में भी प्राउडली कहते हैं, जैसे ये कोई अचीवमेंट हो। लेकिन असलियत में परफेक्शनिज्म एक फॉर्म ऑफ फियर है। परफेक्शनिज्म का मतलब है अगर मैं परफेक्ट नहीं हूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। परफेक्शनिज्म का मतलब है अगर मेरा काम फ्लॉलेस नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। परफेक्शनिज्म का मतलब है जो है उससे मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। और ये तीनों बिलीव्स, ये तीनों झूठ हैं। बेथ एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं जब एक बच्चा वॉक करना सीखता है, वो गिरता है, बार बार गिरता है। क्या हम उसे जज करते हैं? क्या हम कहते हैं तुम परफेक्ट नहीं हो इसलिए वॉक करना छोड़ दो? नहीं, हम सेलिब्रेट करते हैं उसके हर अटेम्प्ट को। हम खुश होते हैं उसके हर गिरने उठने पर। तो हम खुद के साथ ये कंपैशन क्यों नहीं रखते? वाबी साबी आपसे कह रही है उस इनर परफेक्शनिस्ट को थोड़ा रेस्ट दो। उस वॉइस को जो हर वक्त कहती है और बेटर हो जाओ, और अचीव करो, और प्रूव करो, उसे एक पॉज दो, क्योंकि जो अभी हो बस वो ही इनफ है। वाबी साबी की फिलॉसफी का एक बहुत गहरा कनेक्शन है नेचर के साथ। बेथ कहती हैं नेचर हमें हर रोज वाबी साबी सिखाती है, लेकिन हम इतने बिजी हैं कि हम नेचर को नोटिस ही नहीं करते। सोचिए, एक पेड़ जो हर साल अपने पत्ते गिराता है, क्या वो पेड़ रोता है?
क्या वो डरता है कि पत्ते गिर जाएंगे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे? नहीं, वो सिंपली लेट गो करता है और उसके बेयर ब्रांचेस में, उस नेकेडनेस में एक अलग ही ब्यूटी है। एक पत्थर जिसे नदी सालों से स्मूथ करती रही है, उस पत्थर पर कोई रफ एजेस नहीं है, कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं है। वो स्मूथ हुआ है सफरिंग से, फ्रिक्शन से, कांस्टेंट फ्लो से, और उस प्रोसेस ने उसे कुछ ऐसा बना दिया है जो इनिशियली नहीं था। हम भी ऐसे ही हैं। जो हार्डशिप्स आई हैं उन्होंने हमें स्मूथ किया है, जो लॉसेस हुए हैं उन्होंने हमें डेप्थ दी है, जो फ्रैक्चर्स आए हैं वो गोल्ड से भरे गए हैं। बेथ एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि जापान में बागवान अपने गार्डन्स को परफेक्ट शेप में रखने की कोशिश नहीं करते। वो ट्रीज को ग्रो करने देते हैं अपनी नेचुरल फॉर्म में। वो मॉस को उगने देते हैं, वो डेड लीव्स को कुछ देर पड़े रहने देते हैं, क्योंकि उनका मानना है जो नेचुरल है वो परफेक्ट है और जो फोर्स्ड है वो आर्टिफिशियल है। अपनी जिंदगी में भी थोड़ा वाइल्ड गार्डन होने दीजिए। हर चीज को कंट्रोल मत करिए, कुछ चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। यहां बेथ एक ऐसी बात कहती हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम अपने रिलेशनशिप्स में भी परफेक्शनिज्म ले आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर परफेक्ट हो, हमारी फ्रेंडशिप परफेक्ट हो, हमारे पेरेंट्स परफेक्ट हो, हमारे बच्चे परफेक्ट ग्रो करें। और जब कोई भी इस इमेजिन्ड स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता तो हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, रिजेंटफुल होते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन वाबी साबी रिलेशनशिप्स को एक नए लेंस से देखना सिखाती है। वो लेंस ये है, जो इम्परफेक्ट है वो रियल है, और जो रियल है वही लव करने लायक है। आपके पार्टनर की वो हैबिट जो आपको इरिटेट करती है, उस हैबिट में भी उनका एक पूरा इंसान है। आपकी माँ की वो बात जो आउटडेटेड लगती है, उस बात में उनकी जनरेशन की पूरी स्टोरी है। आपका वो दोस्त जो हर बार लेट आता है, उसकी लेटनेस में उसकी कोई स्ट्रगल छुपी है जो आप नहीं जानते। वाबी साबी आपसे कहती है, लोगों को उनकी इम्परफेक्शंस के बावजूद नहीं, उनकी इम्परफेक्शंस के साथ लव करो। बिकॉज दोज इम्परफेक्शंस, वो क्रैक्स, वो उन्हें यूनिक बनाती हैं, इरप्लेसेबल बनाती हैं। बेथ एक ऐसी जोड़ी की बात करती हैं जो उनकी नॉलेज में थी, जो डेकेड से साथ थे। लोग अक्सर उनसे पूछते थे, आपकी रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है? और वो कहते थे, हमने एक दूसरे को फिक्स करने की कोशिश छोड़ दी। हमने बस एक दूसरे को देखना शुरू किया, जैसे हैं वैसे। जैसे हैं वैसे, ये 3 शब्द, ये वाबी साबी का एसेंस है। और यही सबसे रेयर और सबसे प्रेशियस गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हो। जब पूरी दुनिया जवान दिखने की दौड़ में लगी हो, एंटी एजिंग क्रीम्स, बोटॉक्स और फॉरएवर यंग के ऑब्सेशन के साथ, तब बेथ एक ऐसा विचार रखती हैं जो इस सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। वो कहती हैं, बूढ़ा होना एक प्रिविलेज है, हर रिंकल एक स्टोरी है, हर ग्रे हेयर एक विजडम है, हर एकिंग जॉइंट एक लाइफ फुल्ली लिव्ड का साइन है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है शोकुनिन। इसका मतलब है एक क्राफ्ट्समैन जो अपने क्राफ्ट को लाइफ लॉन्ग डिवोट होता है। एक पॉटर जो 40 से 50 साल पॉटरी करता है, उसकी हैंड्स में जो मास्टरी होती है वो किसी यंग परफेक्ट लुकिंग पॉटर में नहीं होती। उसकी एज्ड हैंड्स में इतना एक्सपीरियंस है, इतनी डेप्थ है कि वो पॉटरी जो वो बनाता है उसमें एक सोल होती है। हम भी ऐसे ही हैं। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हम और वैल्यूएबल होते जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मिस्टेक्स, हमारी हीलिंग, ये सब मिलकर एक ऐसी विजडम बनाते हैं जो यूथ में नहीं होती। तो अगली बार जब आप मिरर में अपना बदलता हुआ चेहरा देखें, उसे एक एनिमी की तरह मत देखिए, उसे एक डायरी की तरह देखिए जिसमें आपकी जिंदगी लिखी है। बेथ कहती हैं, अ फेज दैट हैज लिव्ड is infinitely more interesting than a phase that hasn't. भाग 10, आपका घर, आपकी दुनिया, वाबी साबी स्पेसेस। किताब का एक बहुत प्रैक्टिकल और रिलेटेबल हिस्सा है होम और स्पेस के बारे में। हम अपने घरों को भी
परफेक्शनिज्म की नज़र से देखते हैं। पिंटरेस्ट परफेक्ट घर, इंस्टाग्राम वर्दी इंटीरियर्स, हर चीज़ का कलर कोऑर्डिनेटेड होना, हर शेल्फ का परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होना। लेकिन बेथ कहती है एक वाबी साबी होम में ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मैचिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, न्यू हो। एक वाबी साबी होम वो है जो आपकी लाइफ की स्टोरी टेल करता हो। वो पुरानी वुडन चेयर जो आपके नाना की है, उसे रखो, भले ही वो नए फर्नीचर से मैच नहीं करती। वो हाथ से बनी पेंटिंग जो थोड़ी टिल्टेड है, उसे रहने दो, परफेक्ट स्ट्रेट नहीं करनी। वो किताबें जो रैंडमली रखी हैं, उन्हें ज़बरदस्ती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मत करो। एक स्पेस में इम्परफेक्शन और कैरेक्टर होती है, और वो कैरेक्टर ही उस स्पेस को घर बनाती है, सिर्फ हाउस नहीं, घर। जापान में डिज़ाइन फिलॉसफी है जिसे वाबी साबी इंटीरियर कहते हैं। इसमें नेचुरल मटेरियल्स यूज होते हैं, वुड, स्टोन, क्ले। कलर्स म्यूटेड और अर्थी होते हैं, ग्रेज, ब्राउन्स, सॉफ्ट वाइट्स। स्पेसेस में एम्प्टीनेस होती है, माँ, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टोरी होती है, फंक्शन और ब्यूटी दोनों। आप अपने घर में आज ही थोड़ा वाबी साबी ला सकते हैं। एक नई चीज खरीदने की बजाय एक पुरानी चीज को नई नजर से देखिए। भाग 11, वर्क और क्रिएटिविटी। जब इम्परफेक्ट ही मास्टरपीस होता है। बेथ की किताब में एक चैप्टर है जो क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स और किसी भी प्रोफेशन के लोगों के लिए बेहद वैल्यूएबल है। वो कहती हैं, द एनिमी ऑफ क्रिएशन इज नॉट इम्परफेक्शन, इट इज द फियर ऑफ इम्परफेक्शन। कितने लोग हैं जिनके मन में एक किताब है, एक कहानी है, एक बिजनेस आइडिया है, एक पेंटिंग है, लेकिन वो शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले से पता है कि परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वाबी साबी कहती है वो इम्परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट ही आपकी असली शुरुआत है। वो रफ स्केच ही आपकी जेन्युइन क्रिएटिविटी है। वो हेजिटेंट फर्स्ट स्टेप ही आपकी रियल करेज है। जापान में एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है किनसुकुरोई, जिसके बारे में हमने पहले बात की, गोल्ड से टूटे बर्तन को जोड़ना। लेकिन बेथ इसे क्रिएटिविटी पर अप्लाई करती हैं। वो कहती हैं, जब आपका काम टूटता है, जब प्रोजेक्ट फेल होता है, जब आइडिया वर्क नहीं करता, वो गोल्ड मोमेंट है। उससे जो लेसन आता है वो आपके क्रिएटिव जर्नी को और रिच बनाता है। लियोनार्डो डा विंची की नोटबुक्स देखिए, वो इम्परफेक्ट स्केचेस हैं। बिथोवन की मैन्युस्क्रिप्ट्स देखिए, उनमें काट छांट है, करेक्शंस हैं। शेक्सपियर के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में एरर्स हैं। ये सब इम्परफेक्ट काम था और ये सब मास्टरपीसेस बने। तो आज जो भी आप बनाना चाहते हैं, शुरू करिए। परफेक्ट की वेट मत करिए, परफेक्ट तो बाद में आएगा, पहले असली आना चाहिए। मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी पैराडॉक्स ये है, हम इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते थे। वाबी साबी एक एंटीडोट है इस स्पीड कल्चर का। बेथ कहती हैं, स्लो डाउन टू स्पीड अप। जब आप स्लो होते हैं तो आप प्रेजेंट होते हैं। जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आप डीपली कनेक्टेड होते हैं, अपने काम से, अपने लोगों से, अपने आप से। और जब आप डीपली कनेक्टेड होते हैं तो जो भी आप करते हैं उसमें क्वालिटी होती है, सोल होती है। जापान में एक रिचुअल है, टी सेरेमनी। इसमें एक कप ऑफ टी बनाने में घंटों लग सकते हैं। हर मूवमेंट डेलिबरेट है, हर जेस्चर इंटेंशनल है। कप को उठाने से लेकर, हॉट वाटर पोर करने से लेकर, टी को विस्क करने से लेकर, सब कुछ एक मेडिटेशन है। ये देखकर वेस्टर्न आइज को लगता है ये टाइम वेस्ट है, एक कप टी के लिए इतना। लेकिन वाबी साबी पर्सपेक्टिव से देखें, वो घंटे जो उस सेरेमनी में लगते हैं वो उस टी की वैल्यू नहीं बता रहे, वो उस मोमेंट की वैल्यू बता रहे हैं, उस प्रेजेंस की वैल्यू बता रहे हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में कुछ मोमेंट्स को सेरेमनी में बदल सकते हैं। सुबह की चाय पीते वक्त फोन डाउन रखिए, सिर्फ उस चाय को फील कीजिए। खाना खाते वक्त स्क्रीन बंद रखिए, उस खाने का स्वाद लीजिए। किसी से बात करते वक्त पूरी तरह प्रेजेंट रहिए, उनकी आंखों में देखिए।
ये स्मॉल रिचुअल्स, ये स्लो मोमेंट्स, ये वाबी साबी हैं। भाग 13, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ना भी एक आर्ट है। बेथ की किताब का सबसे इमोशनली पावरफुल चैप्टर लेटिंग गो के बारे में है। वो कहती हैं, वाबी साबी हमें लेटिंग गो सिखाती है, लेकिन ये वो लेटिंग गो नहीं है जो फोर्स्ड है, जो पेनफुल है। ये वो लेटिंग गो है जो नेचुरल है, जैसे पेड़ अपने पत्ते छोड़ता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ होल्ड करते हैं जो हमें होल्ड करना नहीं चाहिए। पुरानी ग्रजेस, पास्ट के रिग्रेट्स, फेल्ड रिलेशनशिप्स की मेमोरीज, वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स जो हम कभी थे लेकिन अब नहीं हैं, ड्रीम्स जो कंप्लीट नहीं हुए, एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं हुई। ये सब इमोशनल क्लटर है, और जब तक ये क्लटर है, नई चीजों के लिए स्पेस नहीं है। बेथ एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देती हैं। वो कहती हैं, जापान में एक ट्रेडिशनल बोल पॉटरी टेक्निक है, जिसमें पॉटर एक बोल बनाता है, उसे आग में पकाता है और फिर उसे डेलिबरेटली तोड़ता है और फिर उसे गोल्ड से जोड़ता है। ये प्रोसेस पेनफुल लगता है, तोड़ना किसे अच्छा लगता है, लेकिन उस टीयरिंग अपार्ट के बाद जो बोल बनती है वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ब्रेक डाउन जो ब्रेक थ्रू बन जाते हैं, लॉस जो स्पेस क्रिएट करता है नए के लिए, एंडिंग्स जो एक्चुअली बिगिनिंग्स होती हैं। लेटिंग गो पेनफुल है, लेकिन जो आप लेट गो करते हैं, उसे जाने देने के बाद जो आता है वो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आजकल माइंडफुलनेस एक बज़वर्ड बन गई है। एप्स हैं, कोर्सेज हैं, रिट्रीट्स हैं, लेकिन वाबी साबी की पर्सपेक्टिव से माइंडफुलनेस बहुत सिंपलर है। बेथ कहती हैं, वाबी साबी इज माइंडफुलनेस इन प्रैक्टिस। जब आप किसी इम्परफेक्ट मोमेंट में ब्यूटी देखते हो, वो माइंडफुलनेस है। जब आप किसी ऑर्डिनरी कप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय का स्वाद लेते हो, वो माइंडफुलनेस है। जब आप किसी ऑर्डिनरी सनसेट में रुककर ये फील करते हो कि ये एक बार है और दोबारा एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी यहां होना पूरी तरह, और वाबी साबी का मतलब है इस अभी को, इस यहां को, इस ऐसे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना और उसमें ब्यूटी देखना। एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बेथ देती हैं। वो कहती हैं, अपने डे में एक टाइम निकालिए जब आप कॉन्शियसली किसी इम्परफेक्ट चीज में ब्यूटी ढूंढिए। एक पील पेंट वाली वॉल, एक मुड़ी हुई बुक, एक क्लाउडी स्काई, एक लड़खड़ाते हुए ओल्ड मैन का वॉक। इन सब में कुछ है जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इसीलिए वो रियल है। और जब रियल चीजों में ब्यूटी दिखने लगे तो जिंदगी ऑटोमेटिकली ज्यादा रिच लगने लगती है। भाग 15, द वाबी साबी वे ऑफ लाइफ। एक नया दिन, एक नई नजर। बेथ किताब के आखिरी हिस्से में एक इनविटेशन देती है, एक जेंटल वार्म इनविटेशन। वो कहती हैं, वाबी साबी कोई रिलीजन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट कोड नहीं है, कोई रिजिड फिलॉसफी नहीं है जिसे एग्जैक्टली फॉलो करना पड़े। ये एक लेंस है, एक वे ऑफ सीइंग, और ये लेंस अडॉप्ट करने के बाद आपकी जिंदगी की हर ऑर्डिनरी चीज थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती है। वो पुरानी केटल जो थोड़ी डेंटेड है, उसमें अब आपको उसका हिस्ट्री दिखता है। वो स्कार जो आपके नी पर है किसी पुरानी चोट से, उसमें अब आपको एक स्टोरी दिखती है। वो रिलेशनशिप जो इजी नहीं है लेकिन जेन्युइन है, उसमें अब आपको गोल्ड दिखता है। वो बॉडी जो परफेक्ट नहीं है, उसमें अब आपको एक मिरेकल दिखता है, क्योंकि वो बॉडी आपको हर दिन जिला रही है, ब्रीदिंग करा रही है, फीलिंग दे रही है। बेथ की आखिरी लाइन बहुत ब्यूटीफुल है। वो लिखती हैं, वाबी साबी इज नॉट अबाउट सेटलिंग फॉर लेस, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट वॉट यू ऑलरेडी हैव, imperfect, incomplete, and impermanent as it is enough. It is more than enough. It is everything. वाबी साबी ये नहीं कह रही कि कम पर सेटल करो। वाबी साबी ये कह रही है, जो है वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो सब कुछ है। भाग 16, रियल लाइफ में वाबी साबी,
आज से कैसे शुरू करें? तो अब सवाल ये है, ये सब ब्यूटीफुल फिलॉसफी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें? बेथ कहती हैं, छोटे से शुरू करो। पहला कदम नोटिस करना। आज से हर दिन एक इम्परफेक्ट चीज देखो और उसमें कुछ ब्यूटीफुल ढूंढो। बस यही, इतना छोटा सा प्रैक्टिस ये आपकी परसेप्शन बदल देगा। दूसरा कदम सिंप्लीफाई करना। अपनी जिंदगी से एक चीज हटाओ जो आप परफेक्ट इमेज के लिए रख रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो आपको ड्रेन करती है। एक कमिटमेंट जो आपने इसलिए ली क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक सोशल मीडिया कंपैरिजन जो आपको लेसर फील कराती है। एक हैबिट जो आपको एग्जॉस्ट करती है, लेकिन आप उसे प्रोडक्टिव कहकर जस्टिफाई करते रहते हो। तीसरा कदम एम्ब्रेस करना। कोई एक इम्परफेक्ट चीज अपने बारे में जिसे आप हमेशा से फिक्स करना चाहते थे, उसे एक दिन के लिए बस एक्सेप्ट करो। जज मत करो, फिक्स मत करो, बस उसे देखो और कहो, यह भी मेरा हिस्सा है। चौथा कदम स्लो डाउन करना। कोई एक डेली एक्टिविटी, चाय पीना, खाना खाना, वॉक करना, उसे आज विदाउट फोन और विदाउट डिस्ट्रैक्शन करो। पूरी तरह प्रेजेंट रहो। देखो क्या अलग फील होता है। पांचवा कदम ग्रैटिट्यूड इन इम्परफेक्शन। रात को सोने से पहले एक इम्परफेक्ट मोमेंट याद करो जो आज हुई, और उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल हो जाओ। वो कॉन्वर्सेशन जो ऑकवर्ड थी, उसने आपको कुछ सिखाया। वो प्लान जो गड़बड़ा गया, उसने आपको फ्लेक्सिबल होना सिखाया। वो मोमेंट जो परफेक्ट नहीं था, उसमें कुछ रियल था। क्या आपको पता है कि किंसुगी, वो गोल्ड से टूटे बर्तन को जोड़ने की आर्ट, एक्चुअली एक एक्सीडेंट से पैदा हुई थी। कहानी कहती है कि एक जापानी शोगन का एक बेहद प्रिय टी बाउल टूट गया। उसे चाइना भेजा रिपेयर के लिए। जो रिपेयर आई, उसमें अगली मेटल स्टेपल्स थे। शोगन बेहद निराश हुए। तब जापानी क्राफ्ट्समैन ने एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने लैकर में गोल्ड मिलाया और उससे उस बॉल को जोड़ा, और जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल बॉल से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। वो एक्सीडेंट एक आर्ट फॉर्म बन गया। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े एक्सीडेंट्स, वो फेलियर्स, वो लॉसेस, वो हार्ट ब्रेक्स, वो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, वो गोल्ड के साथ आते हैं। बस आपको उन्हें उस पर्सपेक्टिव से देखना है। जब आपने नौकरी खोई, वो मोमेंट था जब आपने डिस्कवर किया कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो। जब वो रिलेशनशिप टूटी, वो मोमेंट था जब आपने खुद को डिस्कवर किया। जब वो ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, वो मोमेंट था जब एक बेहतर ड्रीम की जगह बनी। ये किंसुगी है, ये वाबी साबी है। आखिरी बात बुक स्मेल की तरफ से। तो दोस्तों, आज हमने जो सफर किया वो एक किताब का सफर था, लेकिन एक्चुअली ये आपकी अपनी जिंदगी का सफर था। वाबी साबी आपसे एक बात कह रही है, और वो बात इतनी सिंपल है कि शायद पहली बार में आप डिसमिस कर दें। आप काफी है, जैसे हैं वैसे। आपकी इम्परफेक्शंस आपकी वीकनेस नहीं है। आपका इनकम्प्लीट होना आपकी फेलियर नहीं है। आपका इम्परमानेंट होना आपकी ट्रेजेडी नहीं है। ये सब आपकी ह्यूमैनिटी है, और ह्यूमैनिटी, उसका कोई परफेक्ट वर्जन नहीं होता। उसका सिर्फ एक वर्जन होता है, रियल। बेथ कैम्पटन ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप जापान की ट्रिप प्लान करें या अपना घर रीडेकोरेट करें। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी कि आप एक पल के लिए रुकें, सांस लें, और अपनी जिंदगी को उसकी सारी इम्परफेक्शंस के साथ एक बार जेन्युइनली लव करें। क्योंकि जो टूटा हुआ है उसी में गोल्ड है, जो पुराना है उसी में स्टोरी है, जो अधूरा है उसी में पॉसिबिलिटी है, और जो इम्परफेक्ट है वो सबसे ज्यादा रियल है। ये था आज का बुक स्मेल, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। अगर आपको आज का ये सफर अच्छा लगा तो ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को जरूर शेयर करिए जिसे आज इन वर्ड्स की जरूरत है। क्योंकि वाबी साबी की सबसे बड़ी सीख यही है, जो ब्यूटी आपको मिले उसे बांट दो। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए, और अगली बार तक थोड़ा स्लो रहिए, थोड़ा रियल रहिए। बुक स्मेल।